नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथ गुरु पर। वही जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज इस सेशन में मैं एचएसएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का एक बार फिर से आपके लिए सेट लेकर आया हूँ। भाई जिसने भी कल वाली वीडियो, पहले वाली जो प्रैक्टिस सेट की जो वीडियो बनाई थी हमने, अगर किसी ने नहीं देखी है तो उसको भी आप एक बार ज़रूर देखिए। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जो आज आपके क्वेश्चंस और रहने वाले हैं वो आपके जो पिछले प्रीवियस ईयर आपका हो चुका है, जो एग्ज़ाम एचएससी ले चुकी है, ये सारे के सारे वो के वो क्वेश्चन रहने वाले हैं। जैसे देखिए, ये वाले सभी क्वेश्चंस, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। ये भाई आपके पटवारी के जो 2015 के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था, वो एग्ज़ाम का ये क्वेश्चन है सारे, इस वाले सेट में भी। अगर यहाँ देखें तो यहाँ देखिए, यहाँ पर भी ऐसा ही है। ये ट्रेन वाले सवाल और टाइम एंड वर्क के सवाल, ये सारे सवाल आए हुए हैं। ठीक है भाई, तो आज इनकी हम फिर से एक बार प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन आपका रहने वाला है, उस क्वेश्चन को अगर देखें तो ये वाला क्वेश्चन आपका है, इसको करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि तीन संख्याएं 2, 3 और 4 के अनुपात में हैं, और जो उनका एचसीएफ है, वो एचसीएफ कह रहा है कि 20 है। तो उनका एलसीएम क्या होगा? इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ, वो समझिए, फिर इस क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए भाई, अगर मैं आपके लिए दो संख्या लिखूँ, एक संख्या लिखूँ आपके लिए 12 और एक संख्या लिखूँ आपके 16, मैं कहूँ कि मुझे इन दो संख्याओं का आप एचसीएफ बताइए, तो एचसीएफ के लिए आप क्या करते हो? बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दे देते हो। तो आप 16 को 12 से भाग देते हो। मैं इस सवाल की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 12 को एक पर भाग करेंगे, 12 एकम 12, पीछे जो शेषफल बचेगा वो बचेगा 4, और 4 को फिर से हम भाग करेंगे 12 से, जो ये वाला 12 होता है इससे। 4 दिए 12, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए तब तक हम भाग करते चले जाएंगे। यहाँ आपका एचसीएफ जो आया वो कितना आया? 4। मैं कह सकता हूँ कि इन दो संख्याओं का जो एचसीएफ आएगा वो एचसीएफ आपका आएगा 4। ठीक है भाई, और मैं आपसे कहूँ कि मुझे इन दोनों संख्याओं का अनुपात बना के दीजिए। आप अनुपात बनाओगे, 4 4 से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करते बेटे अंदर आ जाएगा 3 और बाहर आ जाएगा 4, इसमें दूसरे वाले में आ जाएगा 4। यानी कि अनुपात इन दो संख्याओं का आया 3 और 4, और बाहर जो ये वाला 4 लिखा है ये है आपका एचसीएफ इन दोनों संख्याओं का। अगर मैं इनको वापस से मल्टीपल करूँ, 4 को 3 से गुणा करें तो आपको कितना मिलेगा? 12, और इसी 4 को जब मैं इस 4 से गुणा करूँ तो वापस से कितना मिल जाएगा? 16। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो इस सवाल में आपको ये अनुपात दिए हुए हैं, अनुपात आपको दे रखा है कितना? 2, 3 और 4। आपको अनुपात बना कर दिया हुआ है 2, 3 और 4। फिर कह रहा है कि इनका एचसीएफ है, वो एचसीएफ है आपका 20। तो क्या मैं ये संख्या निकालने के लिए मैं इस 20 को 2 से गुणा नहीं कर दूंगा? मेरी पहली संख्या कितनी आ जाएगी? पहली संख्या मेरे पास आ जाएगी 40। दूसरी संख्या के लिए इसको यहाँ गुणा कर देंगे, 20 को 3 से करेंगे, दूसरी संख्या कितनी आएगी मेरी? 60। तीसरी संख्या बनानी पड़ेगी तो 4 से गुणा कर देंगे, तीसरी संख्या मेरी कितनी आ जाएगी? 80। यानी कि इन तीन संख्याओं में मेरी पहली संख्या 40, दूसरी 60 और तीसरी 80, और इन्हीं संख्याओं का मुझे एलसीएम बताना है। एलसीएम करना चाहूँ तो मैं इसे 4 का, 6 का और 8 का, सिर्फ इन्हीं का एलसीएम कर दूँ, 4, 6 और 8, इनका अगर मैं एलसीएम करूँ और 2 पर भाग करें तो ये 2 दूनी 4, 2 तिये 6
और 2 चौके 8। फिर 2 से भाग करें तो ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, ये 3 का 3 और ये 2 दूने 4। अब मल्टीपल कीजिए, 2 दूने 4, 4 ते 12 और 12 दूने 24, यानी कि मेरा एलसीएम आया 24। लेकिन 24 किस किस का, सिर्फ 4, 6 और 8 का। आपने एक जीरो ये छोड़ रखी है तीनों में, एक जीरो और लगाइए। अब आपका एलसीएम कितना हो गया इन तीनों संख्या का, मेरा एलसीएम आ गया 240। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को देखिए और करने की खुद से करने की कोशिश कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चले भाई। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए। चलिए अब करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर P प्लस Q, दो आदमी हैं, एक आदमी है P और दूसरा आदमी है अपने पास Q, इसकी जो मासिक औसत आय है वो है 5,050 रुपये। याद रखना, ये मासिक औसत आय है, मासिक आय दोनों की नहीं है, मासिक औसत आय है ये। औसत आय है तो दो आदमियों की है तो बटे दो भी होगा। ये बात भी समझ में आ रही होगी भाई, एवरेज तो ऐसे ही निकाला जाता है, बटे दो करोगे तभी तो 5,050 आएगा। तो क्या मैं आपसे ये पूछूं कि ये बताइए कि दोनों आदमियों ने मिलकर कितने रुपए कमाए होंगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि इस दो को यहाँ गुणा कर दीजिए, दोनों आदमियों का आ जाएगा। दोनों आदमियों का पी और क्यू का जो टोटल मासिक टोटल आय आएगी वो कितनी आएगी, इस दो को यहाँ से हटाएंगे और इस दो को गुणा कर देंगे यहाँ। बात समझ में आपको आ गई होगी। दूसरा दूसरा आदमी है अपने पास एक क्यू और एक आदमी है आर, इसकी भी मासिक औसत आय दे रखी है और ये दे रखी है कितनी, 6,250, 6,250 रुपये। और जब इसकी औसत आय की बात कर रहा है मासिक की, तो इसको भी दो से गुणा कर देंगे क्योंकि आदमी भी दो हैं। तीसरा जो दे रखा है वो दे रखा है भाई आपका पी और आर, इसकी भी औसत मासिक आय दे रखी है, ये कितनी दे रखी है आपको, 5200। और जब इनकी टोटल बनाएंगे तो इसको भी कितने से गुणा कर दूंगा मैं, दो से। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि दो से क्यों गुणा किया गया है, क्योंकि एवरेज दे रखा है। अगर मैं तीनों की आय निकालने की कोशिश करूं और इधर से भी इन तीनों का जोड़ करूं और इधर से भी जोड़ करें तो आपको दिखाई दे रहा होगा पी दो बार आया होगा, ये वाला पी दो बार आया, क्यू भी दो बार आया, आर भी दो बार आया। इनको ऐड करेंगे तो क्या मैं इसको ऐसे लिख लूँ, 2 × पी प्लस क्यू प्लस आर, तीनों का, और तीनों की टोटल मासिक आय करें तो भाई ये दो से तो गुणा होगा ही होगा। और इन तीनों की जोड़ दें तो 0, 5 और 5 10, एक कैरी, 2 2 4 और एक 5, और इधर ये बच गया आपका 6 5 11, 11 5 16। आगे करें तो दो से मैं दो कैंसिल कर सकता हूँ। मुझे तीन आदमियों की टोटल, तीन आदमी हो गए पी क्यू आर, तीनों की टोटल मासिक आय आ गई मेरे पास 16,500 रुपये। तीनों की मासिक आय आ गई है मेरे पास 16,500 रुपये। आपसे पूछ रहा है कि सिर्फ पी की मासिक आय बताओ। अगर आपको पता है कि तीनों आदमी मिलकर 16,500 रुपये कमाते हैं और क्यू और आर ये दोनों मिलकर कितने रुपए कमा रहे हैं, दोनों मिलकर इतने रुपए कमा रहे होंगे दोनों के दोनों, तो पी का निकालना पड़े तो इस 16,500 में से क्या मैं इसको माइनस कर सकता हूँ, बिल्कुल मुझे पी का मिल जाएगा। 62,650 को अगर मैं दो से गुना कर दूँ, दो से गुना करें
तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 0 0 5 और 16 50 6 दूनी 12, 12,500 क्यू और आर दोनों मिलकर कमा रहे होंगे। तो पी अकेला कितना कमाएगा, 16,500 में से मैं माइनस कर दूंगा कितने को, 12,500 को, 12,500। ये माइनस करने के बाद 16,500 में से 12,500 को माइनस करेंगे, मेरा आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए 4,000। ओके, बहुत ही बढ़िया सा सवाल था, अच्छा सवाल है। बस इस सवाल में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये औसत आय है, टोटल मासिक आय नहीं है, ये दोनों की औसत आय दे रखी है। यहाँ पर भी आपको 2 से गुणा करना है, इसको भी 2 से और इसको भी 2 से, तब जाकर इन तीनों की मासिक आय बना पाओगे। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए और करने की कोशिश कीजिए। देखिए भाई, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अगर a माइनस बी किया जाए, ये बराबर 3 है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किया जाए तो ये आपका 29 है। मैं आपसे कहूँ कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मुझे लाना पड़ेगा, तो इसके बोथ साइड में स्क्वायर लगा दूँ, इधर भी मैं स्क्वायर कर दूँ और इधर भी मैं क्या लगा दूँ, स्क्वायर। ए माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला आप सभी को मालूम होगा। ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ देखें तो हम करेंगे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab और बराबर 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो आपको दे रखा है कितना, 29। तो इसकी जगह मैं 29 रख सकता हूँ, माइनस 2ab और बराबर में कितना है, 9। माइनस 2ab को इधर ही रखेंगे, बराबर ये 29 इधर पलट कर जाएगा, 9 29 माइनस का होगा, 9 में से माइनस 29 करेंगे, मेरा बचाएगा कितना, 19 माइनस का 20। माइनस से मैं माइनस कैंसिल आउट करूँगा, ए बी की जो वैल्यू आई, 2 को और भी काट देंगे 20 पर, ए बी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 10। ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। आपसे पूछ भी क्या रहा है, ए बी का मूल्य बताओ, ए बी का मूल्य आपका कितना हो गया, 10। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये जो मेथड मैंने करवाया है ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें मैंने आपको करवाई हैं, लेकिन क्या आप इस सवाल को ऐसे ही करोगे, नहीं। आपको करना कैसे है, अब वो देखिए। आपको ये मालूम होगा कि जब सिंगल कोई इक्वेशन होती है, जब लीनियर कोई इक्वेशन होती है और एक इक्वेशन हो और वेरिएबल हो दो, यहाँ पर दो वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं आपको, एक ए और एक बी, और इक्वेशन है आपके पास सिंगल, तो ऐसी कंडीशन में हम वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। तो दो वैल्यू आप ऐसी सोचिए, ए और बी की, ए की और बी की, आप दो वैल्यू ऐसी सोचिए जिनको घटाने पर 3 आए। तो क्या हम ए की वैल्यू 5 ले सकता हूँ और बी की वैल्यू 2 ले सकता हूँ क्या, ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 2, दोनों को घटाएंगे और घटाने पर मुझे पता है भाई 3 तो आएगा, लेकिन 3 तो आ रहा है, इसको स्क्वायर करने के बाद ये 29 भी आना चाहिए, जोड़ स्क्वायर का जोड़ करें तो 29 आना चाहिए। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, ये करने के बाद 29 आना चाहिए। अगर ये 29 आता है तो हम बिल्कुल सही है। 5 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 25, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4,
25 और 4 को जब जोड़ते हैं तो वापस से कितना मिल जाएगा मुझे 29। तब मैं कह सकता हूँ कि ए की वैल्यू तो 5 है और बी की वैल्यू 2 है। अब इसमें आपको मल्टीपल पूछ रहा था, 5 और 2 का जब मल्टीपल करते हैं तो मुझे वापस से कितना मिलेगा 10। फिर से मेरा आंसर एक पहला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चाहे आप किसी भी मेथड से लगाइए, जितनी जल्दी आपको हो सके उतनी जल्दी आप आंसर लेकर आइए, चाहे किसी भी मेथड से आप लगा लीजिए। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को कीजिए। देखिए भाई, क्वेश्चन कर रहा है एक फाइनेंसर है और ये सरल ब्याज होता है भाई, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट पर पैसा उधार देने का वादा करता है, परंतु वह करता क्या है कि हर 6 महीने के बाद ब्याज जोड़ देता है। यदि वह 12% ब्याज लेता है, इसको वार्षिक लिख कर देना चाहिए था। ये 12% आपका एनुअल है, एनुअल है ये आपका ना, वार्षिक। अब मुझे एक बात बताइए, यदि ये एनुअल 12% है यानी कि 12 महीने का 12%, और ये जोड़ रहा है हर 6 महीने में, तो 6 महीने का ब्याज कितना रहा होगा? आपको पता है साधारण ब्याज के अंदर हर साल का और हर महीने का ब्याज बराबर बराबर ही रहता है। तो 6 महीने का कितना हो गया होगा? 6। पहले महीने का 6%, तो अगले 6 महीने आएंगे उसका भी कितना हो जाएगा? 6%। दोनों का 6-6% होगा। लेकिन याद रखना, जब ये 2 बार जोड़ेगा तो प्रभावी दर के लिए हम एक फॉर्मूले का यूज़ करेंगे जिसको बोलते हैं सक्सेसिव मेथड, x+y। और जब दोनों जुड़ ही रहे हैं तो प्लस करेंगे XY और डिवाइड कर देंगे 100 से। अब पहले 6 महीने की भी 6% है यानी कि x की वैल्यू भी 6 है। अगले 6 महीने की भी कितनी है? 6% ही रहेगी, तो y की वैल्यू भी 6 है। तो हम ऐड करें तो 6 + 6 प्लस 6 और 6 का मल्टीपल कितना आएगा? 36, और बटे में कितना आ जाएगा? 100। 6 में 6 जोड़ेंगे तो अपना आ जाएगा 12, प्लस जब 100 को मैं 36 पर डिवाइड करूँगा मेरा आएगा 0.36। तो यहाँ पर कितना लिख लूँगा? 0.36, 0.36, और जब ऐड करूँगा तो मेरा कितना आएगा? 12.36%। यानी कि जो मेरी प्रभावी दर होगी वो मेरा ऑप्शन नंबर डी होगा, 12.36%। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ भाई ये एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए जिसमें ये 6 चौके हैं, है ना? कीजिए। बस यहाँ देखिए, इतनी देर का ही समय है, इससे ज़्यादा समय आपको इस सवाल के लिए मिलेगा नहीं। टोटल रन बल्लेबाज ने बनाए 120। टोटल जो रन बनाए बल्लेबाज ने वो बनाए हैं 120 रन। इन 120 रनों में 6 चौके हैं, यानी कि चौके चौके लगा लगा कर इसने रन बना लिए होंगे 24। और 3 छक्के लगाए, 3 इसने लगा दिए छक्के, तो छक्कों से रन बना लिए इसने 18। टोटल चौके और छक्के लगा लगा कर इसने रन बना लिए होंगे कितने? 42। 120 रनों में से 42 रन इसने चौके छक्के से लगाए, तो विकेट के बीच में भागकर कितने रन बनाए होंगे? 120 में से घटा देंगे, कितने? 120 में से
120 में से अगर मैं 42 को हटा दूँ, माइनस कर दूँ, तो मेरे पास कितने बच गए? 8। और 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 78। यानी कि जो 78 रन है ये विकेटों के बीच दौड़ कर लगाए होंगे, और इन्हीं का ये प्रतिशत आपसे पूछ रहा है। 78 रन कितने प्रतिशत है? कितने के? 120 के। और प्रतिशत लगाना हो तो गुणा में कितना करेंगे? 100। इस जीरो से ये जीरो काट सकता हूँ। 6 से काटना का चाहूँ तो 6 दूनी 12। इसको 6 से काटे तो 13 6 78। और 2 को अगर 10 पे काट दूँ तो कहना कट जाएगा 5 पे। और 13 को जब 5 से गुना करूँगा तो मेरा कहना है 13 पंजे 65। यानी कि इसने विकेट के बीच भाग भाग कर कितने रन लिए होंगे? 65%। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको कीजिए। लीजिए, समय लीजिए, 1 मिनट का समय लीजिए और करके देखिए। देखिए भाई, क्वेश्चन कह रहा है किसी कार्यस्थल पर मजदूरों की टोली 8 घंटे में किसी क्रियाकलाप को पूरा कर सकती है। दुर्भाग्यवश कार्य के आरंभ से ही, अच्छा, कार्य की शुरुआत से ही 4 श्रमिक अनुपस्थित रहे, किंतु शेष श्रमिकों ने 10 घंटे में इस कार्य को पूरा कर देते हैं। तो बताइए टोली में श्रमिकों की प्रारंभिक संख्या कितनी रही होगी? आपको एक बात का पता होगा, जो टोटल वर्क होता है, टोटल जो वर्क होता है ये डिपेंड करता है मेंस की, जो आदमी हैं, जो मज़दूर हैं, उनकी एफिशिएंसी, और उसको मल्टीपल कर दिया जाए कितने से? उसके टाइम से मल्टीपल कर दिया जाए तो मेरे पास टोटल वर्क आ जाता है। अब यहाँ पर टोटल मान लिया जाए कि जो मज़दूरों की संख्या थी, जो मज़दूर थे मेरे पास, उनकी संख्या एक्स है, और एक्स मज़दूरों ने 8 घंटे में इस काम को करने का फैसला किया था। मतलब टोटल जो काम मेरा हो जाएगा, टोटल वर्क जो मेरा बन जाएगा, वो कितना बन जाएगा मेरे पास? एक्स मल्टीपल 8। एक्स मल्टीपल कितना बन जाएगा? 8। लेकिन वो कह रहा है कि इस काम को जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो शुरुआत से ही इन एक्स में से 4 मज़दूर तो आए नहीं। तो एक्स में से 4 तो आए नहीं, तो आए कितने होंगे? x-4 आए होंगे। और इन x-4 मज़दूरों ने इसी काम को पूरा कर दिया कितने दिनों में? 10 दिन में। तो मुझे एक बात बताइए, जो ये काम था और ये काम था, ये दोनों काम आपस में बराबर है। अब यहाँ करें 8 को x से गुणा तो ये कितना आ जाएगा? 8x बराबर 10 को x से गुणा करूँगा, पहले ये यहाँ गुणा होगा तो 10x, 10 को 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 40। x मैं एक तरफ कर दूं, अगर मैं 10x को इधर ले आऊँ तो इधर हो जाएगा 2x, और इधर कितना आ जाएगा? -40। माइनस से माइनस काट दिया जाएगा। 2 को अगर मैं 40 पे काटूँगा कितने पे कटेगा? 20 पे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 20। और x मैंने मान क्या रखे थे? मज़दूरों की संख्या। और ये पूछ भी क्या रहा है? टोली में श्रमिकों की प्रारंभिक संख्या कितनी थी? तो प्रारंभिक संख्या मेरे पास कितनी थी? 20। अगर ये बाद की संख्या पूछे, बाद में कितने मजदूर काम पर लगे होंगे, तो शुरुआत में जब 20 थे तो 4 तो आते ही नहीं थे, तो आते कितने होंगे फिर? 16। जिन बाद की बात करें तो 16, और प्रारंभिक संख्या की बात करें तो कितना आ जाएगा मेरा? 20। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको कीजिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है।
चलिए देखते हैं। आपको पता है ये जो सीरीज आपके लिए लिखी हुई है, एक एक 3 5 और ऐसे करते करते आगे तक चली जा रही है। ये सीरीज में आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो प्रत्येक प्रेसिडिंग टर्म का उसके सक्सीडिंग टर्म से जो डिफरेंस आ रहा है वो सभी में दो दो का आएगा। भाई अगला टर्म कितना आएगा 7, अगला टर्म कितना आएगा 9 11, सभी में कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है, कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है आपका वो कितना आ रहा है 2। और कॉमन डिफरेंस जब सभी में इक्वल होता है तो आपको पता है ये एपी बनती है। और एपी का आपको पता होगा समानांतर श्रेणी जिसको बोलते हैं, उसमें ए एन जो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लेकिन इसमें क्या दे रखा है आपको, इसमें दे रखा है योग, इसमें दे रखा है आपको योग, योग का मतलब सम। और सम का फॉर्मूला जो होता है वो आपको मालूम होगा एस एन, ये बराबर होता है किसके, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू डी। ए जो होती है वो फर्स्ट टर्म होती है, एन जो होता है वो टोटल नंबर इन सीरीज होता है, और डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। अब इस सवाल को करते हैं। और पता है जब इसका सम आपको यानी कि एसन, ये एसन की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 19,600, ये बराबर है किसके, n/2, एन की वैल्यू मेरे पास नहीं है, निकालनी पड़ेगी, यही तो पूछ रहा है आपसे कितने पद हैं। तो n/2 इंटू 2a, या फिर मैं इसको इधर लिखने की कोशिश करता हूँ, ये फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है, इसको मैं इधर करने की कोशिश करता हूँ। $19,600 ये बराबर है n/2, एन की वैल्यू मुझे नहीं पता है, इंटू 2a, ए की वैल्यू इसमें कितनी है आपकी, पहली टर्म कितनी है 1, तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, प्लस n-1, n-1 मुझे नहीं पता है कितना है, लेकिन डी पता है, डी कितना है मेरे पास, भाई कॉमन डिफरेंस कितना लिया था हमने, सी डी कितना लिया था कॉमन डिफरेंस, शुरुआत में मैंने आपको बताया था कितना आएगा 2। अब यहाँ के देखें, अब 2 को मैं यहाँ गुणा कर सकता हूँ क्या, ये वाला 2 यहाँ गुणा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 2 को यहाँ गुणा कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास, 19 दूनी 38,000 और 600 दूनी 1200, ये बन जाएगा 39,200। और इधर जो बचा वो बच गया n इंटू, ये 2 को पहले इस पूरे से गुणा कर लिया जाएगा, तो 2 प्लस 2 को n से गुणा करूँगा 2n-2, 2 ये 1 से गुणा होगा, 2 से मैं 2 काट सकता हूँ, एक पॉजिटिव का आ जाएगा एक नेगेटिव का। अगर आगे देखें और n को इस 2n से गुणा किया जाए तो कितना आ जाएगा 2n⁻2, भाई n 2 बार है तो n⁻2 और 2 का 2, और इधर कितना बचा हुआ है आपका 39,200। 2 को 39,200 पर कैंसिल करो तो वापस से मुझे कितना मिलेगा 19,600। ये 19,600 आया, ये n स्क्वेयर की वैल्यू आई, मुझे सिर्फ n की वैल्यू चाहिए, n की वैल्यू चाहिए, तो आप 19,600 पर इधर से ये स्क्वायर रूट लग जाए, भाई इधर स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 196 किसका स्क्वायर रूट होता है 14 का, और डबल जीरो है तो 1 जीरो लग जाएगा, तो एन की वैल्यू जो मेरे पास आई वो कितनी आ गई 140, ऑप्शन नंबर ए। इस फॉर्मूले को विशेषकर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है भाई। और कॉमन डिफरेंस आपका कितना आ रहा है तो इसमें इसका भी आपको ध्यान रखना है। इस सवाल को करने का ये तरीका है, आप इसको ध्यान से देखिए। अगले क्वेश्चन चलते हैं, इसको ये बहुत ही नॉर्मल सा बहुत ही आसान सा सवाल है, सिर्फ 10 सेकंड का आपको समय है इस सवाल को करने का, 10 सेकंड में इस सवाल को कर दीजिए। कोई आदमी है अमूल्य, ये किसी कार्य को 2 दिन में कर सकता है, अमूल्य है ये कर सकता है 2 दिन में, बिंदु है ये कर सकता है 6 दिन में, अच्छा ये लड़की कर सकती है,
अगर यहाँ पर इसका टोटल वर्क निकाले, टोटल टाइम या टोटल वर्क निकालें, कुल कार्य है, तो कुल कार्य दोनों का एलसीएम आएगा। एलसीएम दोनों का कितना आ रहा है मेरे पास 6। तो एक दिन की कार्य क्षमता निकाले ए की। ए ये 6 काम को करने में 2 दिन का समय लगाता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा 3। बी है वो एक दिन में कितना काम करता होगा 1। टोटल दोनों, क्योंकि पूछ रहा है दोनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे, दोनों मिलकर ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है, दोनों मिलकर एक दिन में काम कर देंगे 4। उन दोनों को मिलकर काम करनी है 6। इस 6 काम को करने में कितने दिन का समय लगाएंगे, भाग कर लेंगे, 2 2 से काट दें, ऊपर आ गया 3 और नीचे आ जाएगा 2, 2 2 से काट दिया। तो मेरा ऑप्शन नंबर बी। ये बिल्कुल ही नॉर्मल सा फालतू सवाल है ये। आगे बढ़ते हैं। इसको कीजिए। देखिए भाई, समानांतर माध्य की बात कर रहा है। समानांतर माध्य आपका होता है अर्थमेटिक मीन। यानी कि अगर 2 संख्याएं मेरे पास हैं, अगर मान लेते हैं एक संख्या ए है और एक संख्या बी है, तो इनके जो बीच की बिल्कुल बीच में जो वैल्यू होगी उसका क्या मान होगा, वो होता है अर्थमेटिक मीन। और जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो उसका अभी थोड़ी देर में बताएंगे, पहले अर्थमेटिक मीन देखते हैं। जब इन दोनों के बीच की बात कर रहा है और इनके बीच की कोई वैल्यू चाहिए, तो इन दोनों को प्लस करेंगे और प्लस करके हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ये आपका बन जाएगा अर्थमेटिक मीन। लेकिन अगर ज्योमेट्रिक मीन की बात करूँ, ज्योमेट्रिक मीन की बात करें, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन्हीं दोनों संख्याओं का गुणा कीजिए, यानी कि ए को बी से गुणा कीजिए और उस पर आप अनटूट लगा दीजिए। ये आपका ज्योमेट्रिक मीन होता है। अब इन ऑप्शंस में से ऐसे ऑप्शन को उठाइए जिनको जोड़ने पर 2 से भाग करें तो 12.5 आ जाए, 12.5 आ जाए, और उन्हीं दोनों को जब गुणा करके अनरूट लगाएं तो आपका 10 आ जाए। ऐसे कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। मैं सबसे पहले इसी ऑप्शन को उठा लेता हूँ, 20 और 5। यहाँ ए की वैल्यू मैं 20 रखता हूँ। ए की वैल्यू मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ लिख लेता हूँ भाई। ए की वैल्यू 20 रखते हैं और बी की वैल्यू रखते हैं 5। दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भाग कर देते हैं। 20 और 5 25, और 25 को जब 2 से भाग करेंगे तो मेरा आ जाएगा 12.5। यहाँ तक तो मेरा बिल्कुल ठीक है, जो मुझे चाहिए वो मेरा आ भी रहा है। लेकिन जो ज्योमेट्रिक मीन है गुणोत्तर माध्य, इसमें देखते हैं, इसमें देखते हैं भाई कि यह यहाँ पर बिल्कुल सही आता है कि नहीं। ए की वैल्यू मैंने कितनी रखी है 20, तो ए की वैल्यू रखेंगे 20, बी की वैल्यू रखी है 5 और इस पर लगाएंगे अंडरूट। 20 और 5 का गुणा कितना होता है 100, और 100 पर लगाया अंडरूट। अंडरूट 100 की वैल्यू कितनी होती है 10। यानी कि मुझे गुणोत्तर माध्य भी कितना मिल गया 10, और समानांतर माध्य भी मुझे कितना मिल गया 12.5। मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ये इस सवाल के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब और ऑप्शन देखिए, क्या और ऑप्शन भी ऐसे हो रहे क्या भाई। ऑप्शन नंबर जो बी है इसको भी तो देखो, ऑप्शन नंबर बी है उसमें है 15 और 10। 15 10 को जब जोड़ते हैं तो जोड़कर 25 आ जाएगा, लेकिन 25 को 2 से भाग करेंगे तो 12.5 भी आ जाएगा। यहाँ तक तो हम बिल्कुल सही हैं भाई, चाहिए भी यही। लेकिन गुणोत्तर माध्यम में जब इन दोनों का गुणा करेंगे, यानी कि 15 को जब 10 से गुणा करके अनरूट लगाऊंगा तो मेरा 150 आएगा, और 150 का अनरूट 10 तो नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। 20 और 4 का करेंगे, तो 20 और 4 में करें करें तो 20 और 4 का 24 आएगा, और 24 को 2 से भाग करेंगे तो 12 आएगा। यानी समानांतर माध्य 12 सेट नहीं बैठता है, तो ऑप्शन नंबर सिर्फ सी है वो बिल्कुल करेक्ट बैठता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे, ये अभी अभी मैंने करवाया है। इस क्वेश्चन को आप कीजिए, अभी कीजिए।
कीजिए, क्वेश्चन कीजिए। देखिए करते हैं भाई। दो ट्रेन अपने पास एक ही दिशा में चल रही है। मान लेते हैं एक ट्रेन है वो इस दिशा में जा रही है और इसकी जो स्पीड है वो है 45 किलोमीटर पर आवर। और जो दूसरी ट्रेन है वो इसको पार कर जाएगी और पार करेगी, उसकी स्पीड है आपकी 65 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है कि जो धीमी ट्रेन है उसको तेज़ गति चलने वाली ट्रेन है वो पार करती है, और इसमें जो इस वाली ट्रेन में एक आदमी बैठा है पहली वाली ट्रेन में, इसको 18 सेकंड में पार कर जाती है। जब आपको एक बात पता होगा, रिलेटिव स्पीड जो होती है यानी कि जो सापेक्ष चाल होती है, यदि दोनों दिशा में एक ही दिशा में ट्रेन जा रही है, दो ट्रेन एक ही दिशा में चल रही हैं, दो ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में चलते हैं, तो उनकी जो स्पीड होती है वो आपस में माइनस हो जाती है, घट जाती है। तो यहाँ पर जब रिलेटिव स्पीड यहाँ हम बनाएंगे तो रिलेटिव स्पीड 65 में से 45 को कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो रिलेटिव स्पीड आई मेरी वो कितनी आ गई 20 किलोमीटर पर आवर। अब पूछ रहा है कि पहली ट्रेन की लंबाई बताओ, यानी कि इस ट्रेन की लंबाई बताओ, इस वाली ट्रेन की। भाई ये आदमी, ये वाली जो ट्रेन है, ये वाली ट्रेन ये पीछे से ही तो चल के आई होगी, यहाँ से ऐसे तो चल के आई होगी, और ये जब पार करेगी ऐसे करते करते जब ये पार करेगी तो इस ट्रेन की लंबाई और इस ट्रेन की लंबाई ये टोटल डिस्टेंस ही तो होगी। और टोटल डिस्टेंस जो होती है वो आपको क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। और स्पीड जो आपकी रिलेटिव बन रही है वो आपकी कितनी बन रही है 20 किलोमीटर पर आवर। और टाइम जो आपको दे रखा है वो पार करने का दे रखा है 18 सेकेंड। याद रहे ये 18 सेकेंड है और ये आपका है किलोमीटर पर आवर में। चाल को किलोमीटर पर आवर से जब हम मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो उसको गुणा कर दिया जाता है कितने से, 5/18 से। अब यहाँ से मैं 18 से 18 कैंसिल कर सकता हूँ। 20 को 5 से गुणा करेंगे, मेरी जो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 100 मीटर। टोटल डिस्टेंस मेरी कितनी आ जाएगी 100 मीटर। ऑप्शन नंबर बी ये इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है, करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन को कीजिए। देखिए क्वेश्चन आपका कह रहे हैं कि एक ट्रेन है एम, ये ट्रेन मेरठ से चलती है। मान लीजिए यहाँ पर आपका इस पॉइंट पर मेरठ है, यहाँ से चलती है और ये जाती है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं दिल्ली, और यहाँ से चलती है यह मेरठ। ठीक है भाई, ये मेरठ से सुबह चलती है 5 बजे, 5 बजे चलती है, और ये दिल्ली पहुँच जाती है कितने बजे 9 बजे सुबह। ये सुबह का टाइम है 9 AM और 5 सुबह। ठीक है, तो ये बताइए जो पहली वाली ट्रेन है, और एक ट्रेन और ले लेते हैं अपनी दूसरी वाली ट्रेन। पहली वाली ट्रेन 5 बजे चलकर 9 बजे पहुंच रही है, इसका जो टाइम आया होगा पहली वाली ट्रेन का, जो टाइम ट्रेवल हुआ होगा वो कितने घंटे का हुआ है। यानी कि जो टाइम लिया पहली वाली ट्रेन ने, इसने कितने देर का समय लिया 4 घंटे का। अब दूसरी ट्रेन की बात करें, दूसरी ट्रेन यहाँ से चलेगी दिल्ली से मेरठ, और ये सुबह चलती कितने बजे 7 बजे यहाँ से।
यहाँ से चलेगी 7 बजे सुबह, और ये इस पॉइंट पर कितने बजे पहुँच रही है? 10:30। यानी कि 7 बजे चलकर ये 10:30 बजे पहुँच रही है। कितने देर का समय लगेगा? 3.5 घंटे का। यानी कि जो दूसरी ट्रेन है इसने टोटल समय लिया आपका 3.5 घंटे, 3.5। ठीक है भाई। अब एक बात आपको मैं समझाता हूँ, एक बात समझना। इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटा देते हैं। जो टाइम होता है ना, इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। जो स्पीड होती है वो इन्वर्स होती है किसके? उसके टाइम से। स्पीड जो होती है वो इन्वर्स होती है टाइम के। मतलब अगर स्पीड को बढ़ाया जाए, अगर स्पीड को बढ़ाया जाए तो टाइम कम होगा, और टाइम को अगर बढ़ा दिया जाए तो स्पीड कम हो जाएगी। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। अगर टाइम इनका 4 घंटे और 3.5 घंटे हैं तो इनकी स्पीड कितनी रही होगी? स्पीड उल्टी हो जाएगी। यानी कि इसकी स्पीड हो जाएगी 3.5 और इसकी स्पीड हो जाएगी आपकी 4। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी कि अगर पहली वाली ट्रेन अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में 4 घंटे का समय ले रही है, पहली वाली जो ट्रेन है ये पहुंचने में समय ले रही है कितनी देर का? 4 घंटे का। ये टाइम ले रही है 4 घंटे। तो दूसरी वाली ट्रेन है, ये समय कितना लेगी? दूसरी वाली ट्रेन समय ले रही है 3.5 घंटे का। तो इनकी स्पीड जो होगी, जो स्पीड होगी इनकी, वो स्पीड हो जाएगी आपकी, इसकी हो जाएगी 3.5 और इसकी हो जाएगी 4। और ये किलोमीटर पर आवर की बात हो रही है। ठीक है भाई। अब यहाँ पर बनाएंगे इनकी डिस्टेंस। अब आपको पता है भाई, दिल्ली से चाहे मेरठ चल जाए, चाहे मेरठ से दिल्ली आ जाए, इनकी जो डिस्टेंस है वो तो सेम ही रहेगी। 4 को जब 3.5 से गुणा किया जाए, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, गुना किया जाएगा तो ये कितनी आएगी? 14 किलोमीटर। तो ये भी कितनी आएगी? 14 किलोमीटर। भाई ये तो बात समझ में आ रही होगी कि मेरठ से चाहे दिल्ली चला जाए आदमी, चाहे दिल्ली से मेरठ आ जाए, इन दोनों में डिस्टेंस है वो तो इक्वल ही है। तो मैंने डिस्टेंस इक्वल बना ली, 14 14 किलोमीटर डिस्टेंस मैंने मान लिए कि इनकी डिस्टेंस 14 14 किलोमीटर की है। अब इसके बाद जब मैं बात करूँ आपसे, और आपसे ये कहूँ कि जो पहली वाली ट्रेन है ये चली थी 5 बजे, और दूसरी वाली ट्रेन चली है, ये चली है 7 बजे। इन दोनों ट्रेन को जब मिलने के समय की बात करते हैं तो दोनों ट्रेन को सेम टाइम पे चलाना पड़ेगा। मतलब इस वाली जो 5 बजे वाली ट्रेन है इसको भी 7 बजे आप चलाने की कोशिश कीजिए। तो 5 से जब 7 बजेंगे, मान लीजिए 7 यहाँ बजेंगे, यहाँ इस पॉइंट पर 7 बज गए, और 2 घंटे इसने चलते हुए हो गए। 2 घंटे में पहली वाली ट्रेन है ये 3.5 किलोमीटर चल चुकी होगी, 3.5 किलोमीटर पर आवर चलती है। तो 2 घंटे में कितनी चली गई होगी? ये 2 घंटे में चल चुकी होगी आपकी 7 किलोमीटर। यानी कि 2 घंटे के अंदर ये 7 किलोमीटर चल चुकी होगी। और इसको चलना कितना था? सिर्फ 14 किलोमीटर। इसमें से 7 किलोमीटर तो चल चुकी। अब किलोमीटर पीछे कितने बच गए? 7। ये 7 किलोमीटर की चाल से 7 किलोमीटर इसको डिस्टेंस ट्रेवल करना है। यानी कि जो मिलने की जो दूरी आई आपकी वो सिर्फ और सिर्फ कितनी बची है आपकी? 7 किलोमीटर। इन 7 किलोमीटर के अंदर ही दूसरी ट्रेन इससे क्रॉस कर सकती है। यानी कि डिस्टेंस तो आपकी होगी 7, और जो स्पीड जो आपकी होगी, स्पीड के लिए आपको पता है जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत चल रही हैं तो विपरीत में दोनों चाल जुड़ जाती हैं, और दोनों चाल जुड़ेंगे तो 4 में 3.5 को ऐड करेंगे तो टोटल स्पीड आपकी आ जाएगी 7.5। यानी कि टोटल स्पीड जो आपकी बनेगी वो आपकी बन जाएगी, पर 4 और 3.5 को जोड़ेंगे तो 7.5। और जब टाइम की बात करते हैं तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 7 और स्पीड है 7.5। 7.5। इसका एक पॉइंट हटाकर मैं ऊपर लगा देता हूँ 0। अभी ये पूरा 1 घंटा नहीं हुआ, इसको मिनट में चेंज करेंगे। मिनट में चेंज करने के लिए इसको कितने से गुणा करना पड़ेगा?
60 से। 15 एकम 15 और 15 पंजे 75 और 15 चौके 60। 5 को 70 पे काट दूँ तो 14, और 14 को जब 4 से गुणा करते हैं तो कितनी मिनट आएंगी? 56 मिनट। और दोनों ट्रेनों का हमने चला कितने बजे रखा था? 7 बजे। यानी कि 7 बजकर 56 मिनट पर ये दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी। ऑप्शन नंबर डी जो इस सवाल का होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 3, 7, 5 और 9 इसको गुणा करें 9, 5, 7 और 3 से, और ये बताइए कि गुणा करने के बाद जो गुणनफल आएगा उसमें दहाई का अंक यानी कि 10 डिजिट और यूनिट डिजिट के अंकों को जब जोड़ा जाए तो उसका योग कितना होगा? देखिए भाई, जब मैं इकाई के अंकों को गुणा करूँ यानी कि 3 को जब मैं 4 से, भाई गुणा तो ऐसे ही करोगे, 9 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 3 27, 27 का कितना आ जाएगा? 7। फिर इसके बाद में जब आप 9 को 7 से गुणा करेंगे, 9 7 63, 63, और यहाँ पर आपका कितना आना चाहिए? या इस 5 को आप 3 से गुणा करेंगे, 5 3 15, और 15 और 0 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0। ठीक है। फिर 7 को 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ तो काटा लगेगा, यहाँ पर भी एक कट लग जाएगा, यहाँ तो लगेगा नहीं भाई, यहाँ कितना आएगा? 0। भाई 7 5 35, 9 7 63, हाँ बिल्कुल। और यहाँ पर भी एक 2 लग जाएंगे, अब फिर लगेंगे 3, और 3 लगने के बाद यहाँ आ जाएगा 7, और यहाँ आएगा 0। तो दोनों का जो जोड़ होगा वो जोड़ कितना आएगा? 7। ऑप्शन नंबर डी। चाहे आप गुणा भी करके देखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, गुणा करके देख लेना इसको। या फिर अगर आप रिमाइंडर वाले मेथड पर चलेंगे, रिमाइंडर जैसे हम निकालते थे, तो हम कैसे करेंगे? 3 7 5 9, और इसको मल्टीपल करेंगे 9 5 7 3 से। इकाई के अंक के लिए 10 से भाग करना है और दहाई के अंक के लिए आपको 100 से भाग करना है। ठीक है भाई, 10 से भाग करेंगे, यहाँ रिमाइंडर बच जाएगा आपका 9, और यहाँ रिमाइंडर आपका बच जाएगा कितना भाई? 3। इन दोनों का गुणा करेंगे 27, और 27 के अंदर जब 10 से 27 को भाग करेंगे, रिमाइंडर 27 तो आ नहीं सकता कि हम 10 से भाग कर सकते हैं, कर रहे हैं। रिमाइंडर कभी भी ज़्यादा नहीं आ सकता है जिससे हम भाग कर रहे हैं। तो 27 को फिर से 10 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 7। यानी कि इकाई का अंक तो 7 बिल्कुल जायज़ है, और यहाँ अपना 7 आ भी रहा है। और दहाई के अंक के लिए इस पूरी टर्म को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में आपको पता लगेगा कि दहाई का अंक आपका 0 आ जाएगा, और 0 और 7 का जब सम करेंगे तो वापस से मुझे कितना मिलेगा? 7। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो भाई कुल मिलाकर आज ये अपने 13-14 क्वेश्चन किए हैं। ये वाला आपको खुद से करना है। इसमें आपको खुद से करना है, या फिर चलो मैं करवा देता हूँ इसको, 1 मिनट का समय लगेगा। देखिए, 5 + 13 + 21, और ऐसे करते करते ये टर्म पहुँच रही है 181 तक, और कह रहा है कि इनका जोड़ बताइए। अब फिर से वही एपी बन रही है ये, यहाँ देखो अंतर कोई बराबर बराबर का रहा है, तो जो कॉमन डिफरेंस इनका आ रहा है वो कॉमन डिफरेंस आपका आ रहा है 8। अगर मैं इसमें ये निकालने की कोशिश करूँ कि इस सीरीज़ के अंदर, टोटल सीरीज़ के अंदर, इस पूरी सीरीज़ के अंदर टोटल पद कितने होंगे, टर्म कितनी होंगी, तो टर्म निकालने का एक शॉर्टकट होता है कि लास्ट टर्म को आप पहली टर्म से माइनस कर दीजिए और इसको डिवाइड कर दीजिए इसके कॉमन डिफरेंस से, और इसमें फिर 1 जोड़ दीजिए। 181 में से 5 घटाएंगे, कितना बच जाएगा? 176। 176, और इसको भाग करेंगे 8 से और प्लस कर लेंगे 1। जब भाग करेंगे तो भाग आ जाएगा ये आपका 22, और 22 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 23। ये 23 इस सीरीज़ के टर्म आ गए, यानी कि इस सीरीज़ के अंदर टोटल टर्म हो जाएंगे 23। और जब जोड़ निकालना पड़े, इस सीरीज़ का जोड़ निकालना पड़े, तो जोड़ के लिए आप क्या करोगे? लास्ट टर्म, यानी कि लास्ट टर्म कितनी है? 181,
प्लस फर्स्ट टर्म आपकी कितनी है 5, इसको डिवाइड करेंगे इसको हम डिवाइड करें, चलो इसको यहाँ देखते हैं, इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, और इसको यहाँ देखिए क्योंकि यहाँ जगह की थोड़ी सी शॉर्टेज है। यहाँ देखो बस सम करना है, और सम के लिए फॉर्मूला लगाएंगे n/2 इंटू फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म। n की वैल्यू आपको निकाल रखी है कितनी 23, n की वैल्यू आपने निकाल रखी है कितनी 23। तो करेंगे 23/2 इंटू फर्स्ट टर्म कितनी है 5 और लास्ट टर्म कितनी है 181। 181 में 5 को ऐड करेंगे 186 आ जाएगा, यहाँ गुणा हो जाएगा 186, काट लेंगे 9 और 3। 23 को 93 से गुणा करेंगे, 3 को 3 से गुणा करेंगे, 3 3 9। इकाई का अंक जिसका अच्छा 2 में बैठ रहा है 2219 भी आ रहा है और 2139 भी आ रहा है, कोई बात नहीं है। मैं गुणा करके तो नहीं देखूंगा, डिजिटल सम लगा लूँगा। 3 और 2 का डिजिटल सम कितना होता है भाई 5, और 9 और 3 का डिजिटल सम कितना था भाई 9 तो कैंसिल हो जाएगा, खाली कितना बचेगा 3। 5 और 3 का गुणा करेंगे 15, और 15 का डिजिटल सम आ गया 6। जिसका डिजिटल सम 6 बनता है वही मेरा आंसर होगा। यहाँ पर 7 और 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, 3 3 6 ये बनता है भाई। तो फिर आपको गुणा ही करना पड़ेगा भाई। अगर गुणा करेंगे तो 23 को 93 से गुणा करेंगे, अपने वही मेथड पे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 23 को 93 से गुणा करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा 2139। ठीक है, तो चलिए भाई आज ये प्रैक्टिस सेट आपका हो गया है। कितने क्वेश्चन हो गए हैं आपके 14-15 क्वेश्चन मैंने आज करवा दिए हैं आपको। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आने लगी होंगी, सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। यदि किसी भाई को कोई डाउट हो या कोई तरीका नहीं समझ में आया हो तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, देखें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे कल। थैंक यू, गुड नाइट।